1000 BCE, जब पूरी दुनिया अभी भी धरती पर कदम रख रही थी, हमारे भारत के आर्षि मुनि ऐसे ज्ञान के साथ मौजूद थे जो आज के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को भी हैरान कर देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि राइट ब्रदर्स से 4000 साल पहले भारत में उड़ने वाली मशीनों का जिक्र मौजूद है, और सिर्फ जिक्र ही नहीं बल्कि इंजन किससे बनता था, किस फ्यूल से उड़ता था, कितना ऊंचा जाता था, सब कुछ डिटेल में लिखा है। क्या हमारे आर्षि मुनि असल में एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स थे? सच क्या है, आज आप खुद फैसला करेंगे। रहस्य की शुरुआत। राइट ब्रदर्स ने पहली बार 1903 में उड़ान भरी। हम हमेशा यही मानते आए हैं कि इंसान ने उड़ान भरना 200 साल पहले सीखा। 1903 जब राइट ब्रदर्स ने आसमान को पहली बार चीर दिया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कहानी अधूरी है, क्योंकि इससे हजारों साल पहले जब दुनिया अभी सभ्यता सीख ही रही थी, भारत के प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसा लिखा गया जिसने आज के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। उड़ने वाली मशीनें, हाँ, उड़ने वाली मशीनें जिन्हें विमान कहा गया। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, यहाँ वहाँ बिखरी कल्पना नहीं थी। ग्रंथ बताते हैं विमानों के 4 प्रकार थे। हर विमान का अपना रूप, अपना वेग, अपना धातु, अपना ईंधन, अपना विज्ञान। जैसे कोई आज का आधुनिक एरोस्पेस मैनुअल हो, नाम ऐसे जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देते हैं। पुष्पक विमान जो दूर दूर की यात्राएं करता था। रुक्म विमान जिसका वर्णन सुनकर लगता है मानो कोई चमकती धातु का शटल आकाश को चीर रहा हो। फिर आते हैं दावे, ऐसे दावे जिन्हें विज्ञान भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। शिवकर बापूजी तल पड़े, एक ऐसा नाम जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 1895 में मुंबई के चौपाटी पर पहली मानव रहित उड़ान भरी थी, राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले। और सबसे बड़ा रहस्य, विमानिका शास्त्र, एक ऐसा ग्रंथ जो विमानों के इंजन, धातु मिश्रण, फ्यूल, यहाँ तक कि उड़ान की विभिन्न परतों और ऊंचाइयों को भी समझाता है। पर असली सवाल ये है, क्या यह सब बस मिथक था, बस धार्मिक कथाएं, या हम किसी ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी के अवशेष देख रहे हैं जिसका असली राज अभी खुलना बाकी है? क्योंकि अगर इन ग्रंथों में लिखी बातें सच भी आदि हों तो मानव सभ्यता का पूरा इतिहास एक ही झटके में बदल जाएगा। और इसी रहस्य की दहलीज पर हम अब खड़े हैं। क्या भारत के ऋषि मुनि सिर्फ आध्यात्मिक साधक थे, या उनके पास ऐसा तकनीकी ज्ञान था जो आज भी दुनिया की समझ से? और अब रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि विमानों का जिक्र सिर्फ एक ग्रंथ तक सीमित नहीं था। भारत के असंख्य प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग युगों में अलग अलग आर्षियों ने आसमान से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन किया है। कहीं लिखा है कि विमान सिर्फ उड़ते नहीं थे, बल्कि तीनों दिशाओं में अपनी गति बदल सकते थे, ऊपर नीचे और अचानक तीखे मोड़ के साथ। कहीं वर्णन मिलता है कि कुछ विमान रोशनी की गति जैसी स्पीड हासिल करने का प्रयास करते थे, जो सुनने में असंभव लगता है। लेकिन आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास कभी कभी अनपेक्षित तकनीकी छलांगें होती थीं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, कुछ ग्रंथ बताते हैं कि कुछ विमान सिर्फ मांत्रिक शक्ति से संचालित होते थे। कहा जाता था कि पायलट के मन और उसकी ऊर्जा से विमान की दिशा और गति बदल सकती थी। आज के समय में यह बात सुनते ही लोग हंस देते हैं, लेकिन जब क्वांटम विज्ञान के सिद्धांतों को देखें तो पता चलता है कि चेतना, कॉन्शियसनेस, ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। क्या प्राचीन भारत इसी कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी पर प्रयोग कर रहा था? क्या विमान सिर्फ यंत्र नहीं बल्कि मन से जुड़ने वाली मशीनें थे? इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, लेकिन ग्रंथों में यह विचार इतनी बार आता है कि इसे सिर्फ कल्पना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ विद्वान कहते हैं कि विमानिका शास्त्र कोई बहुत पुराना ग्रंथ नहीं, बल्कि आधुनिक युग में लिखा गया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया, अगर ये आधुनिक है तो फिर इतने जटिल इंजन डिजाइन और उड़ान के सिद्धांत किसने लिखे, कैसे लिखे? उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लोग कहते हैं ये वह प्राचीन ज्ञान था जो गुरु परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और एक समय ऐसा भी आया जब यह ज्ञान दुनिया से गायब हो गया। पर असली सवाल यह है, सच क्या था? कौन झूठ बोल रहा था? कौन सत्य छिपा रहा था? और कौन सच में कुछ ऐसा जानता था जो आम इंसान की समझ से परे था? एक बात तो तय है, जितना हम इस रहस्य में उतरते हैं उतने ही ज्यादा सवाल हमें अपनी ओर खींचने लगते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा डर भी है और सबसे बड़ा रोमांच भी, क्योंकि अगर एक दिन ये सच सामने आ गया तो दुनिया का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा।
अगर ये सब सिर्फ कहानी होता तो बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन कहानी यहाँ से और गहरी हो जाती है जब हम उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो न कभी झूठे सिद्ध हुए, न कभी मिटाए जा सके। धरती के भीतर छिपे हुए, मंदिरों की दीवारों पर उकेरे हुए, या पत्थरों में कैद वे रहस्य जिन्हें समझने की कोशिश हमने कभी की ही नहीं। दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिरों में ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने हजारों साल पहले धातु निर्मित उड़ने वाली मशीनों को अपनी आंखों से देखकर पत्थरों पर उकेर दिया हो। उन नक्काशियों में लंबी बेलनाकार आकृतियां, आगे की ओर संकुचती नोक और नीचे स्ट्रक्चर्ड आधार, बिल्कुल वैसी संरचना जैसी आज के रॉकेटों और स्पेस शटल्स में देखी जाती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर एक मौन साक्ष्य, एक ऐसा रहस्य जो हमेशा हमारी नजरों के सामने था पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया? और जब हम हम्पी, एलोरा और अजंता जैसे स्थलों को देखते हैं तो एक और विचित्र रहस्य उभर कर सामने आता है। उन मंदिरों की बनावट, उनकी सममिति, उनका सटीक दिशा संयोजन, ऐसा लगता है मानो उन्हें इस तरह बनाया गया हो कि वे आसमान से आने वाली किसी मशीन के लिए लैंडिंग मार्करों का काम करें। और उनकी वह शुद्ध ज्यामिति, वह अद्भुत इंजीनियरिंग, काट छांट के वे कोण, इन सब में आधुनिक इंजीनियरिंग के साफ संकेत दिखाई देते हैं। कोई समय क्या वे लोग सिर्फ कलाकार थे, सिर्फ मूर्तिकार, या उनके पास वह ब्लूप्रिंट था जिसे हम आज विज्ञान कहकर बना रहे हैं, पर जिसे शायद उन्होंने हजारों साल पहले ही जानकर पत्थर में अमर कर दिया था? पर वास्तविक झटका तब लगता है जब हम सम्रांगण सूत्रधार जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं। इस ग्रंथ में उड़ान यंत्र का इतना सटीक वर्णन मिलता है कि आज के मैकेनिकल इंजीनियर भी उसकी बारीकियों को देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, ये लिखा किसने? और कि इसे साधारण कल्पना कहकर नजरअंदाज करना अब नामुमकिन लगता है। एक, रहस्यमयी उज्जैन मेरू रेखा, द एरोस्पेस लाइन। प्राचीन भारत के नक्शों में मेरू रेखा नाम की एक सीधी भौगोलिक रेखा का उल्लेख मिलता है। कुछ शोधों का दावा है कि यह रेखा उन प्राचीन स्थानों को जोड़ती है जहां किसी समय आकाशगामी यंत्र उतरते या उड़ान भरते थे। गणित इतना सटीक कि आधुनिक सर्वे उपकरण भी वैसी सीधाई दोबारा नहीं खींच पाए। किसने बनाया था यह मार्ग और किसके लिए? तो रहस्यमयी गड्ढे और पिघली चट्टानें राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में ऐसी जगहें पाई गई हैं जहां चट्टानें अचानक पिघल गई थीं। ऐसा लगता है जैसे किसी अत्यंत गर्म वस्तु, उदाहरण के लिए गर्म गैस छोड़ने वाले उड़न यंत्र, ने जमीन को छुआ हो। कुछ जगहों पर पत्थर कांच की तरह बन गए, मानो किसी ने प्लाज्मा या रॉकेट थ्रस्ट से उन्हें पिघला दिया हो। क्या यह प्राकृतिक था या प्राचीन टेक्नोलॉजी के अवशेष? 3, प्राचीन ग्रंथों में आकाश युद्ध का वर्णन। महाभारत और अन्य ग्रंथों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जहां आकाश में चमकदार यंत्रों के बीच अद्भुत ऊर्जा युद्ध हुए। कुछ वर्णन तो आधुनिक लेजर तकनीक की तरह लगते हैं, कुछ गाइडेड मिसाइल्स जैसे, और कुछ विवरण आज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स से मिलते जुलते हैं। ये सब लिखा क्यों गया? देखा गया था या सिर्फ कल्पना थी जो आज के विज्ञान से मिलती जुलती है? 4, गायब हुई सभ्यताएं और उनका ज्ञान। भारत ही नहीं, मिस्र, माया, सुमेरिया और यूनान, हर जगह प्राचीन सभ्यताओं में आकाश से आने वाली तकनीक के संकेत मिलते हैं। लेकिन इन सभ्यताओं ने अचानक अपना ज्ञान खो दिया। मंदिर, ढांचे, वेधशालाएं सब खामोश हो गए। आखिर क्यों? क्या कोई वैश्विक घटना हुई थी या किसी ने यह ज्ञान जाने अनजाने मिटा दिया? 5, असली सवाल अब सामने आता है। अगर प्राचीन भारत में
वास्तव में उड़ने वाले यंत्र थे। अगर इंजन, धातु, फ्यूल और उड्डयन की परतों का विवरण हजारों साल पहले लिखा गया, तो फिर हमने वह ज्ञान क्यों खो दिया? वह तकनीक कहाँ गायब हो गई? वह सभ्यता कहाँ मुड़ गई जिसने यह सब बनाया? 6 और अब अंतिम रहस्य की आहट। कुछ विद्वान कहते हैं यह ज्ञान अभी भी पूरी तरह खोया नहीं है। कई हस्तलिपियां, कई मंदिर, कई चट्टानें ऐसे संकेत देती हैं कि सच कहीं ना कहीं हमारे सामने ही छिपा है। बस सही दृष्टि, सही सवाल और सही खोज की जरूरत है, क्योंकि अगर यह रहस्य सच साबित हुआ तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा।